हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी का आपके अपने लक्की सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, इस्तकबाल है। दोस्तों, हम महाराणा प्रताप के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के द्वारा किस किस के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजे गए थे, उनमें हमने लगभग सैन्य अभियानों की चर्चा कर ली। जैसे सबसे पहले शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 अभियान भेजे गए। उसके बाद अब्दुल रहीम खान ने खाना के नेतृत्व में अभियान भेजा गया। और आज हमें महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के द्वारा भेजे गए अंतिम प्रमुख सैन्य अभियान की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध सबसे अंत में किस व्यक्ति के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। और उसके बाद अकबर है वह किसी भी व्यक्ति को प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व करने के लिए नहीं भेजता है। लेकिन उससे पहले हम कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। और कल का हमारा चैलेंज क्वेश्चन था कि मेवाड़ का उद्धारक किन 2 व्यक्तियों को कहा जाता है, जिसमें एक का जवाब होगा राणा हमीर सिसोदिया और दूसरे का नाम होगा भामाशाह है। राणा हमीर सिसोदिया ने मेवाड़ की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया और मेवाड़ में एक नए वंश की स्थापना की थी, जिसका नाम था सिसोदिया वंश। और भामाशाह ने महाराणा प्रताप की सहायता कर मेवाड़ के उद्धार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। आज हमें मेवाड़ पर जगन्नाथ कछवाहा के आक्रमण की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी अकबर की ओर से, किसकी ओर से? अकबर की ओर से प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम सैन्य अभियान। और अंतिम सैन्य अभियान के रूप में किसे भेजा गया था? जगन्नाथ कछवाहा को। यानी हमें किसका आक्रमण पड़ना है? जगन्नाथ कछवाहा का आक्रमण पड़ना है। जगन्नाथ कछवाहा का मेवाड़ पर आक्रमण। देखो दोस्तों, कल हमने अब्दुल रहीम खान ए खाना के आक्रमण की विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। अब्दुल रहीम खान ए खाना जहांगीर का शिक्षक था, अकबर की पत्नी सलीमा बेगम का पुत्र था, जिसने सबसे पहले शेरपुरा नामक गांव में अपना शिविर लगाया, जहां पर अमर सिंह ने उसकी 50 बेगमों को बंदी बना लिया था और प्रताप के पास लेकर गया था। लेकिन प्रताप स्त्रियों का हमेशा सम्मान करते थे, इसलिए उन्हें वापस लौटाने के आदेश दे दिए थे, जिसके कारण अब्दुल रहीम खान ए खाना वापस चला गया था। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जगन्नाथ कछवाहा की। देखो, जगन्नाथ कछवाहा कौन था ये आप सभी को पता होना चाहिए। जगन्नाथ कछवाहा आमेर के राजा भारमल का बेटा, भगवंत दास का भाई और मान सिंह का चाचा था।
जगन्नाथ कछुआ आमेर के शासक भारमल का पुत्र, भगवंत दास का भाई और मानसिंह का चाचा था, जिसने 5, ध्यान देना लगभग डेटे यही आ रही है, 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को मेवाड़ पर आक्रमण किया था। किसने? जगन्नाथ कछुआ ने। इस आक्रमण के दौरान प्रताप ने एक गांव था जिसका नाम था मालपुरा, इस मालपुरा नामक गांव को काफी लूटा था। यहां से उसने काफी धन प्राप्त कर लिया था जिस पर मुगलों का अधिकार था। लेकिन जगन्नाथ कछुआ को भी सफलता नहीं मिली और दुर्भाग्यवश मांडलगढ़ में, कहां पर? मांडलगढ़ कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछुआ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और यही मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की छतरी बनी हुई है दोस्तों? 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। एक 32 खंभों की छतरी रणथंबोर दुर्ग में भी है। किसकी? हमीर की, जिसे क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी कहा जाता है, क्योंकि उस छतरी के नीचे बैठकर वह हमेशा क्या किया करता था? न्याय किया करता था। तो एक छतरी कहाँ है? रणथंबोर में है, जिसे क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी कहा जाता है। इस आक्रमण के ठीक 1 वर्ष बाद, लगभग 1585 ईस्वी में, 1 वर्ष बाद लगभग की आवश्यकता नहीं है, 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को मारकर, किसको? लूणा चावंडिया को मारकर चावंड पर अधिकार कर लिया था। किस पर अधिकार कर लिया था? चावंड पर अधिकार कर लिया था। और चावंड पर अधिकार कर चावंड को अपनी क्या बना ली? आपातकालीन राजधानी बना ली थी। क्या बना ली थी? आपातकालीन राजधानी बना ली थी, जो 1585 से लेकर 1615 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। ध्यान रखना है, 5 दिसंबर 1584 को जगन्नाथ कछुआ ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के दौरान प्रताप ने मालपुरा नामक गांव को खूब लूटा, लेकिन दुर्भाग्यवश जगन्नाथ कछुआ की मांडलगढ़ भीलवाड़ा में क्या हो गई? मृत्यु हो गई, जहां पर जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। इसके बाद 1585 ईस्वी में प्रताप ने लूणा चावंडिया को मारकर चावंड कहाँ है? ध्यान रखना है, चित्तौड़ के निकट। तो चावंडी नामक राज्य पर, क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी क्या बना लिया था? आपातकालीन राजधानी बना लिया था, जो 1585 से 1615 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी बनी रही थी। उसके बाद चावंड में ही महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। कौन सी माता का? चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया था। किसने? महाराणा प्रताप ने। ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? चामुंडा माता का निर्माण करवाया था। और यहीं से चावंड शैली की शुरुआत हो जाती है। यहीं से चावंड शैली की क्या होती है? शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी आपको, कोई भी आपसे पूछे कि चावंड शैली की शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी, तब तो जवाब होगा महाराणा प्रताप के शासन काल में। किसके शासन काल में? प्रताप के शासन काल में। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि चावंड शैली का स्वर्ण काल, चावंड शैली का
स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तब जवाब होगा अमर सिंह प्रथम के काल को। क्यों? क्योंकि अमर सिंह प्रथम के शासन काल में चावंड शैली अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। चावंड शैली का बहुत अधिक विकास हो चुका था। तो चावंड शैली की शुरुआत तो किसके शासन काल में हुई है? प्रताप के शासन काल में। लेकिन चावंड शैली का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहते हैं? अमर सिंह प्रथम के शासन काल को कहते हैं। याद रह जाएगा। और चावंड को राजधानी कब बनाई गई? 1585 में। कौन सी राजधानी? आपातकालीन राजधानी बनाई गई थी। किंतु दुर्भाग्यवश क्या होता है, ध्यान रखना है, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को, कभी 19 जनवरी 1597 ईस्वी को धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय महाराणा प्रताप का देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है। यानी उनका जो जीवन काल था वो कितने वर्षों का था? 57 वर्षों का। अब देखो सबसे अंत में आक्रमण किसने किया है? जगन्नाथ कछुआ ने। तो जगन्नाथ कछुआ के आक्रमण से लेकर यानी 1584 से लेकर 1597 ईस्वी तक कोई युद्ध नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कोई युद्ध नहीं हुआ। ना तो महाराणा प्रताप की ओर से कुछ हुआ और ना ही अकबर की ओर से युद्ध किए गए थे, आक्रमण किए गए थे। कोई आक्रमण नहीं किए गए थे। इस कारण इस काल को क्या कहते हैं? अघोषित संधि काल कहा जाता है। या हम ये कह सकते हैं इन 13 वर्षों के शासन काल को शांति काल कहा जाता है। कितने वर्ष के शासन काल को? 13 वर्ष के शासन काल को शांति काल या अघोषित संधि का काल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1584 से 1597 ईस्वी के मध्य कोई युद्ध नहीं हुआ था। अब देखो महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे होती है ये आप सभी को पता है। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, टाइम नहीं लगाए क्योंकि समय बहुत कम है, हम वैसे भी बहुत धीरे चल रहे हैं। तो दोस्तों देखो महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे होती है? 19 जनवरी 1597 ईस्वी को, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय, किसकी? धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय क्या होता है? उनकी आंतों में तनाव उत्पन्न हो जाता है और वही उनका क्या कारण बनती है? मौत का कारण बनती है। तो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 57 वर्ष की आयु में प्रताप का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। कितने वर्ष की आयु में? 57 वर्ष की आयु में। अगर कोई भी आपसे पूछे कि महाराणा प्रताप का जीवन काल है कितने वर्षों का था, तब आपका जवाब होना चाहिए 57 वर्षों का। इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा है, इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा है जिसका जन्म विक्रम संवत 1597 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 1597 ईस्वी में हुई है। यानी वैसे सन की दृष्टि से 1597 में मृत्यु और विक्रम संवत 1597 में जन्म हुआ था। वैसे जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। लेकिन विक्रम संवत की दृष्टि से देखा जाए तो 1597 ईस्वी को ही इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और वैसे सन की दृष्टि से देखा जाए तो 1597 में मृत्यु हुई थी। यानी इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा है तो यहाँ भी 1597 और यहाँ भी 1597 आ रहे हैं। अब देखो मृत्यु कहाँ होती है, ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में होती है। कहाँ होती है? चावंड में होती है, जो चित्तौड़गढ़ में है। और लगभग चावंड से थोड़ी दूर पर एक गांव है जिसका नाम है बांडोली, जो कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। तो बांडोली में महाराणा प्रताप का क्या किया जाता है? अंतिम संस्कार किया जाता है, यानी अग्नि संस्कार होता है। कौन सा संस्कार होता है? अग्नि संस्कार होता है।
कहां पर? बांडोली में, जहां पर महाराणा प्रताप की 8 खंभों की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। 8 खंभों की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। कोई भी आपसे पूछे कि महाराणा प्रताप की छतरी कहां बनी हुई है, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? बांडोली में बनी हुई है। कहां बनी हुई है? बांडोली में बनी हुई है। और यह छतरी किसने बनवाई थी? ध्यान रखना है, यह छतरी भामाशाह ने बनवाई थी। किसने बनवाई? भामाशाह ने बनवाई थी। कौन सी छतरी? महाराणा प्रताप की छतरी। कोई भी आपसे पूछे कि प्रताप की छतरी कहाँ है? बांडोली में। बांडोली कहाँ है? उदयपुर में। कितने खंभों की छतरी? 8 खंभों की छतरी। यह छतरी किसने बनवाई? भामाशाह ने बनवाई। ये वही भामाशाह है जिन्होंने महाराणा प्रताप की 25 लाख रुपये और 2000 सोने के सिक्के देकर सहायता की थी, जिनके साथ इनका एक भाई भी था, ताराचंद। भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, मेवाड़ का दानवीर, मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है। मेवाड़ का दानवीर और कर्ण तो किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। लेकिन कोई भी आपसे पूछे कि भामाशाह की हवेली कहाँ है, भामाशाह की हवेली कहाँ है, तो पाली नहीं बताना है। क्या बताओगे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। भामाशाह की हवेली कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। वैसे भामाशाह कहाँ के थे? पाली के थे। कहाँ के थे? पाली के थे। अब कई बार ये भी पूछा जाता है कि प्रताप के स्मारक कहाँ बने हुई है? प्रताप के स्मारक कहाँ बने हुई है? प्रताप के स्मारक द्वेर राजसमंद में, द्वेर राजसमंद में, मोती मगरा में, हल्दी घाटी में। ध्यान देना, प्रताप के स्मारक कहां कहां बने हुए हैं? द्वेर राजसमंद, मोती मगरा, हल्दी घाटी, पुष्कर, फतेह सागर झील, उदयपुर, यहां पर प्रताप के स्मारक बने हुए हैं। अब कई बार क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है? देखो, कई बार बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हल्दी घाटी युद्ध के समय प्रताप ने अपना केंद्र किससे बनाया था? प्रताप ने अस्थायी राजधानी किससे बनाई थी? प्रताप का शस्त्रागार कौन सा था? और खेल के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो उससे पहले एक बार थोड़ा और देख लो। 19 जनवरी 1597 को धनुष की प्रत्यंजा किसके समय प्रताप की मृत्यु हुई? कितने वर्ष के का जीवन काल था? 57 वर्ष का। कहां पर हुई मृत्यु? चावंड में। और अंतिम संस्कार कहां किया गया? बांडोली में। छतरी कहां बनी हुई? बांडोली में। कितने खंभों की? 8 खंभों की। किसने बनवाई थी? भामाशाह ने। भामाशाह की हवेली कहां है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। स्मारक कहां है? द्वेर, मोती मगरा, हल्दी घाटी, पुष्कर, फतेह सागर झील। एक चीज और ध्यान रखना है, एक प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है डीपली। जैसे मान लो ये महाराणा प्रताप की छतरी है, ये महाराणा प्रताप की क्या है? छतरी है। एक खंभा ये हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, 4 इधर हो गए, 4 ही इधर हो गए, ये लो 4 इधर हो गए। ये क्या है? महाराणा प्रताप की छतरी हो गई। अब ये महाराणा प्रताप की जो छतरी है वर्तमान में एक बांध में डूब चुकी है, और उस बांध का नाम है केजड़ बांध। क्या नाम है? केजड़ बांध। यानी वर्तमान में प्रताप की छतरी केजड़ बांध में, कौन से बांध में? केजड़ बांध में डूब चुकी है। तो आपसे कोई भी पूछे कि वर्तमान में प्रताप की छतरी कौन से बांध में डूब चुकी है, तब आपका जवाब होना चाहिए केजड़ बांध में डूब चुकी है। तो यहां तक तो आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों उन प्रश्नों की बात करते हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि हल्दी घाटी के युद्ध के समय प्रताप ने अपना केंद्र किससे बनाया था? हल्दी घाटी युद्ध के समय प्रताप ने अपना केंद्र किससे बनाया था? तो देखो हल्दी घाटी, इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हल्दी घाटी का केंद्र, ध्यान देना, हल्दी घाटी का केंद्र है प्रताप ने केलवाड़ा को बनाया। किसको बनाया? केलवाड़ा को बनाया था। केलवाड़ा कहां है? राजसमंद में, राजसमंद में। फिर पूछ लिया जाए कि हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप का शस्त्रागार कहां था? मायरा की गुफा में।
मायरा की गुफा यानी महाराणा प्रताप का शस्त्रागार किसे कहा जाता है? मायरा की गुफा को कहा जाता है। और ये मायरा की गुफा कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। और कोई पूछ ले कि हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी किसे बनाई थी? अस्थायी राजधानी किसे बनाई थी? तब जवाब होगा आवरगढ़। और आपातकालीन राजधानी किसको बना ली थी बाद में? जब ये चावंड पर अधिकार कर लिया था तो आपातकालीन राजधानी किसको बनाई थी? चावंड को बनाई थी। किसको बनाई थी? चावंड को बनाई थी। तो दोस्तों यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि हल्दी घाटी के अंदर केलवाड़ा, शस्त्रागार, मायरा की गुफा, अस्थायी राजधानी आवरगढ़ और आपातकालीन राजधानी चावंड है। आज का जो हमारा चैलेंज क्वेश्चन है वह यह रहेगा, ध्यान रखना, कि चावंड शैली का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहते हैं? चावंड शैली का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहते हैं? अब देखो दोस्तों, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप के दरबार में कौन कौन से मंत्री रहते थे, कौन कौन से दरबारी रहते थे। तो महाराणा प्रताप के दरबारियों में सबसे पहले दरबारी की बात की जाए ना, दरबारियों में सबसे पहले दरबारी की बात की जाए तो भामाशाह थे। ये वही भामाशाह जो पाली के रहने वाले थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की थी। और इसके कारण भामाशाह ने रामा महासाणी को हराकर, या हम रामोजी भी कह सकते हैं, महासाणी को हटाकर भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाया था। दूसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनका नाम है चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र। अब कोई ये कहे कि चक्रपाणी मिश्र कौन था? ये प्रताप के दरबारी थे। कौन थे? प्रताप के दरबारी थे, जिन्होंने 3 ग्रंथ लिखे। सबसे पहला ग्रंथ लिखा विश्व वल्लभ, जो उद्यान विज्ञान के विषय से संबंधित था। किससे? उद्यान विज्ञान के विषय से संबंधित था। दूसरा इन्होंने लिखा मुहूर्तमाला, मुहूर्तमाला, जो किससे संबंधित था? ज्योतिष शास्त्र से संबंधित था। और तीसरा था वह था राज्याभिषेक पद्धति। राज्याभिषेक पद्धति। देखो कई एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि मुहूर्तमाला का रचयिता कौन है? चक्रपाणी मिश्र। अभी थोड़े दिन पहले जो HM की एग्जाम लगी थी उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था कि मुहूर्तमाला नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? चक्रपाणी मिश्र। विश्व वल्लभ का लेखक कौन है? चक्रपाणी मिश्र। राज्याभिषेक पद्धति का लेखक कौन है? चक्रपाणी मिश्र। विश्व वल्लभ उद्यान विज्ञान विषय से संबंधित, मुहूर्तमाला ज्योतिष शास्त्र से, राज्याभिषेक पद्धति देखो नाम में छिपा हुआ है, राज्याभिषेक से संबंधित है। तीसरा जो व्यक्ति है वह कौन है? ध्यान रखना है, एक जैन मुनि था। जैन मुनि हेमरतन सूरी, जिसने एक ग्रंथ लिखा था। किसकी प्रेरणा से? भामाशाह का भाई था ताराचंद, उसकी प्रेरणा से एक ग्रंथ लिखा था 1595 ईस्वी में, गोरा बादल कथा पद्मिनी चौपाई। इसको आप चौपाई भी कह सकते हो, लेकिन पूरा नाम याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। कि जैन मुनि हेमरतन सूरी जो प्रताप का दरबारी था, उसने कौन सा ग्रंथ लिखा? गोरा बादल कथा पद्मिनी चौपाई नामक ग्रंथ लिखा था। किसने? जैन मुनि हेमरतन सूरी ने। एक रामा साधु रहता था और एक माला साधु रहता था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है माला साधु। ये कौन था? ये दरबार का, प्रताप के दरबार का महत्वपूर्ण संगीतज्ञ था। कौन था? महत्वपूर्ण संगीतज्ञ था, जिसने एक ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ का नाम था झूलना। क्या नाम था? झूलना। ध्यान रखना है, ग्रंथ का क्या नाम था? झूलना। तो ध्यान रखें कि महाराणा प्रताप के दरबार में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन रहते थे? भामाशाह, चक्रपाणी मिश्र प्रताप के दरबारी थे। उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति। फिर जैन मुनि हेमरतन सूरी, जिन्होंने ताराचंद की प्रेरणा से 1595 में गोरा बादल कथा पद्मिनी चौपाई नामक ग्रंथ लिखा।
और फिर माला सांधू जो प्रताप के दरबार के महत्वपूर्ण संगीतज्ञ थे जिन्होंने झूलना नामक ग्रंथ ही लिखा था। इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें मैं आपको और बता दूं। देखो, खेल के क्षेत्र में जो सर्वोच्च और सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखना है, खेल के क्षेत्र में जो सर्वोच्च और सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा एवं सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। और कई बार ये प्रश्न उठ जाता है कि सबसे पहले यानी सर्वप्रथम यह पुरस्कार किसे दिया गया था? सर्वप्रथम यह पुरस्कार लिम्बाराम को दिया गया था। किसको दिया गया था? लिम्बाराम को। किस क्षेत्र में? तीरंदाजी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया गया था। किसको? लिम्बाराम को। ध्यान रखना है। दूसरा जो पुरस्कार है वो कौन सा है? सांप्रदायिक सौहार्द का पुरस्कार। सांप्रदायिक सौहार्द का पुरस्कार जो किसके नाम पर दिया जाता है? महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? हकीम खां सूरी। तो हकीम खां सूर के नाम पर दिया जाता है। सूरी भी लिख सकते हो। हकीम खां सूर पुरस्कार है, इतना ध्यान रख लेना। तीसरा है जनजाति उत्थान पुरस्कार। जनजाति उत्थान पुरस्कार ये किसके नाम पर दिया जाता है? महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र वीर सेनापति कौन था? राणा पूंजा, जिसे क्या लगाने की अनुमति दी थी? राणा लगाने की। तो किसके नाम पर दिया जाता है? राणा पूंजा के नाम पर दिया जाता है। बात करें अगर पत्रकारिता की, किसकी? पत्रकारिता की बात करें तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? हल्दी घाटी पुरस्कार है। कौन सा है? हल्दी घाटी पुरस्कार है। इसके अलावा अगर कोई आपसे ये पूछे कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है वो किसके नाम पर दिया जाता है? महाराणा उदय सिंह के नाम पर दिया जाता है। किसके नाम पर? महाराणा उदय सिंह के नाम पर दिया जाता है। और अगर कोई आपसे पूछे कि बलिदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है, तो आप सभी को पता है कि महाराणा उदय सिंह की रक्षा किसने की थी? पन्ना धाय ने। तो ध्यान रखिए दोस्तों, खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा और सर्वोच्च पुरस्कार महाराणा प्रताप के नाम पर दिया जाता है। सर्वप्रथम लिम्बाराम तीरंदाज को दिया गया था। सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार हकीम खां सूर के नाम पर। जनजाति उत्थान पुरस्कार राणा पूंजा के नाम पर। पत्रकारिता के क्षेत्र में हल्दी घाटी, पर्यावरण के क्षेत्र में उदय सिंह के नाम पर, बलिदान के क्षेत्र में पन्ना धाय के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों 19 जनवरी 1597 ईस्वी को प्रताप के देहांत के साथ ही मेवाड़ का जो सूर्य था वह एक तरह से अस्त हो चुका था। उनकी मृत्यु के बाद जो शासक बने उनका नाम था महाराणा अमर सिंह, जिनके बारे में हम कल के वीडियो में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों भले ही हमें क्लास लंबी चला रहे हैं लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ रहे हैं जो एग्जाम में नहीं पूछी जाए। और धीरे कुछ चलने का मुख्य कारण ये भी है कि आपकी ओर से अभी तक बहुत कमेंट आ रहे हैं, सुझाव नहीं आ रहे हैं कि वीडियो कैसे बन रहे हैं। तो आप वे सुझाव दें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे। और आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है, इसलिए हर वीडियो को लाइक अवश्य करें
कमेंट में सुझाव दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो अपलोड करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।